गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथ्स रिवाइन। आज से हम अपना हिंदी का एफ सेकंड का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 9, जल है तो कल है। मीन्स पानी है तो हमारा भविष्य है, क्योंकि पानी से ही हमारी जीवन है, हमारा ज़िंदगी चल रही है। सो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि चैप्टर में हमारा क्या कह रखा है, चैप्टर हमारा किस बेस पर है। जल ही जीवन का आधार है, जल ही हमारे जो लाइफ है उसका बेस है। इसके बिना मनुष्य ना तो कोई कार्य कर सकता है और ना ही जीवित रह सकता है। पृथ्वी पर जल के अनेक स्रोत हैं, जैसे वर्षा जल, नदियाँ, झील, झरने, भूमिगत जल इत्यादि। पृथ्वी पर जल के स्रोत हैं जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मीन्स यहाँ पर ज़्यादातर खेती बाड़ी की जाती है और कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, बारिश पर डिपेंड करती है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए जल संरक्षण आवश्यक है, मतलब जल का बचाव करना, उसे सुरक्षित रखना भविष्य के यूज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बारिश की अनिश्चितता के कारण, क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती है। कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर बिल्कुल नहीं होती है बारिश। जल संरक्षण में वृक्षारोपण अति आवश्यक है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, पेड़ पौधे लगाना जल संरक्षण के लिए। जल मनुष्य ही नहीं अपितु हर प्राणी के लिए आवश्यक है। दिनों दिन जल संकट की समस्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या से समाधान पाने के लिए जल संरक्षण को स्वीकार करना होगा और इसके लिए आवश्यक कार्यों को अंजाम देना होगा, क्योंकि जल है तो कल है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। जल है तो कल है, मतलब पानी है तो हमारा कल है, हमारा भविष्य है। यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। पेयजल यानी कि पीने का जो जल होता है उसे पेयजल बोलते हैं। धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसने हर एक इंसान के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो न्यूनतम मात्रा बताई, कम से कम 50 लीटर हर एक व्यक्ति को चाहिए पानी। ये मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी के बराबर है। और ये मात्रा कितनी हो गई? प्रति व्यक्ति यानी कि हर इंसान पर 1-2.5 बाल्टी पानी के बराबर हो गया ये। तो अब देखिए, इस बेस पर आपके एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। प्रति व्यक्ति के लिए सुझाई गई न्यूनतम जल की मात्रा कितने लीटर है? 50 लीटर है। प्रति व्यक्ति न्यूनतम मात्रा जल की 50 लीटर है। अब आगे देखते हैं चैप्टर। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इंसान का पानी को बचाने की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। जो पानी की कमी हो रही है पूरे दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कुछ ही वर्षों में विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। अब देखिए, इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं चैप्टर। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय क्षेत्रों के रूप में तथा बर्फ, भूमिगत जल और वायुमंडल में अदृश्य रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो जल उपस्थित है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र में है, वो महासागरों में है, नदियों में है, ताल बर्फ के रूप में है, ध्रुवीय क्षेत्र में भूमिगत जल के रूप में है और वायुमंडल में अदृश्य रूप में है, भाप के रूप में। परंतु इसमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन इसमें से जो अधिकांश जल है, जैसे समुद्रों का, महासागरों का जल है और वायुमंडल में अदृश्य रूप में जो जल है, ये हमारे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल को, जो उपयोग के लिए उपयुक्त जल होता है उसको बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं, फ्रेश वाटर। ऐसे जल की मात्रा पृथ्वी पर, जो हमारा फ्रेश वाटर है, ताज़ा जल है, इसकी मात्रा जो है उपलब्ध जल की मात्रा का सिर्फ 0.006% है। जितना भी जल उपलब्ध है उसमें से जो हम यूज़ करते हैं जल, जिसे हम ताज़ा जल कहते हैं, इसका सिर्फ 0.006% है ये। विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। ये सभी प्राकृतिक स्रोत सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए, इस बेस पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको साइड में। उपयोग के लिए उपयुक्त जल को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? ताज़ा जल कहते हैं। उपयोग के लिए उपयुक्त जल को बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। अब आगे देखते हैं चैप्टर। जल की एक मुख्य विशेषता ये है कि यह अपनी अवस्था आसानी से बदल सकता है। जो इसकी स्टेट होती है वो आसानी से ये चेंज कर सकता है। ये अपनी 3 अवस्थाओं, ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में उपस्थित रहता है। पानी ठोस के रूप में भी रहता है, द्रव में और गैस के रूप में रहता है।
पृथ्वी पर जल की मात्रा सीमित है, लिमिटेड है। जो जल की मात्रा है वो पृथ्वी पर लिमिटेड है। जल का चक्र अपनी स्थिति बदलते हुए चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। जो जल का चक्र है अपनी स्थिति स्टेट को बदलते हुए चलता रहता है। कभी वो ठोस में होता है, कभी द्रव में बदल जाता है, कभी भाप में बदल जाता है, तो इसे हम जल चक्र कहते हैं। सूर्य की गर्मी से जल को वाष्प में मतलब भाप में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं। जब सूरज की गर्माई से जल वाष्प में भाप में बदल जाता है तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। सूर्य की रोशनी समुद्र और झीलों के जल को गर्म करती है तथा गैस में परिवर्तित करती है। गर्म वायु वातावरण में ऊपर उठकर वाष्प बन जाती है। जब गर्म हो जाती है वायु तो वो हल्की हो जाती है, ऊपर बनकर वाष्प बन जाती है वो। जब वायु काफ़ी ठंडी होती है तब जल वाष्प वायु के कणों पर पिघलकर बादलों का निर्माण करते हैं। बादल आर्द्रता को रोक नहीं पाते तब वे हिम वर्षा ओले आदि के रूप में गिरते हैं। जब वो नमी को नहीं रोक पाते हैं तो बारिश ओले इसके रूप में गिरते हैं। जलीय चक्र निरंतर चलता रहता है तथा स्रोतों को स्वच्छ रखता है। पृथ्वी पर इस प्रक्रिया के अभाव में जीवन असंभव हो जाएगा। अगर ये जल चक्र नहीं रहेगा तो इसके अभाव में जो जीवन है वो असंभव हो जाएगा। अब देखिए इस बेस पर आपको क्वेश्चन दे रखा है साइड में, बताइए जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। जल की 3 अवस्थाएं हैं आपकी ठोस, द्रव तथा गैस। अब आगे देखते हैं चैप्टर। हमारा देश अपार जल स्रोतों वाला देश है। जो हमारा देश है इसमें बहुत सारे जल स्रोत हैं, समुद्र, नदियाँ, ताल, बर्फ के रूप में भी है जल। तो हमारा जो देश है इसमें अपार जल स्रोत हैं। देश की सीमाएं 3 ओर से समुद्र से घिरी हैं। उत्तर में हिमालय की बर्फीली पहाड़ियां हैं। जल ही जीवन है का नारा हमारे देश में बहुत ही प्रचलित रहा है, लेकिन इतने जल स्रोतों के होते हुए भी हमारे देश में नागरिक जीवन भयानक जल संकट से गुजर रहा है। नदियाँ, तालाब, प्राचीन बावड़ियाँ, कुएँ, झरने बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं और साथ ही तेज़ी से सूख रहे हैं। जल संकट ने परंपरागत जल स्रोतों को अपनी चपेट में ले लिया है। भूमिगत जल भी इससे अछूता नहीं रहा है। हर तरफ हमें जल प्रदूषण देखने को मिल रहा है। देश के कई स्थानों में भूजल समाप्ति की कगार पर है। मतलब देश में ऐसी जगह है जहाँ पर जो पानी के नीचे जल है वो भी समाप्ति की कगार पर आ गया अथवा तेज़ी से प्रदूषित भी हो रहा है। आज़ादी के समय यहाँ हमारे देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगभग 5100 घन मीटर थी। जब आज़ादी हुई थी उस टाइम पर हमारे देश में जो जल की उपलब्धता थी वो 5100 घन मीटर थी, जो अब घटकर केवल 1750 घन मीटर रह गई है। अब देखिए, अब इस बेस पर आपको क्वेश्चन दे रखा है साइड में, वर्तमान जल समय में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी है। केवल 1750 घन मीटर रह गई है, जो पहले थी 5100 घन मीटर। अब आगे देखिए चैप्टर। एशिया के 3 में से 1 व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। शहरी गरीबों में से 40% को और कई ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल नहीं मिलता है। सतही और भूमिगत जल स्रोतों में उपलब्ध पानी निरंतर कम होता जा रहा है। मतलब जो सरफेस वाटर है और जो ग्राउंड वाटर है ये निरंतर लगातार कम होता जा रहा है और जो पानी उपलब्ध है उसकी गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है, वो प्रदूषित होता जा रहा है। आज पानी विभिन्न मानव समुदायों में असमान रूप से वितरित है, इसलिए यह अनिवार्य है कि हम मीठे जल के प्रमुख स्रोत यानी वर्षा जल का विवेकी होकर उपयोग करें, बहुत समझदारी से यूज करें। जो बारिश का पानी है उसका यूज करें। वर्षा अत्यंत अनिश्चित है, कई जगहों में वह अपर्याप्त और परिवर्तनशील भी है। जहां राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा मात्र 200 मिलीमीटर है तो असम में वह 12,000 मिलीमीटर है। देश के लगभग सभी भागों में वर्षा होती है और उसे विकेंद्रीकृत रूप से संचित किया जा सकता है। वर्षा जल के संरक्षण की अवधारणा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? बारिश के पानी को कलेक्ट करना, जो बारिश का पानी होता है उसका कलेक्ट कर लेना, उसको इकट्ठा कर लेना कि हम उसे भविष्य में अपने यूज़ में ला सकें। वर्षा जल के संरक्षण की अवधारणा रेन वाटर हार्वेस्टिंग 4000 साल पहले के कांस्य युग से ही यानी मानव सभ्यता के उषा काल से ही अस्तित्व में आ रही है। यानी पुराने टाइम से ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड का यूज़ किया जा रहा है। उस काल के समुदाय भी अपने मकानों की छतों से वर्षा जल को ज़मीन पर बने कुंडों में एकत्र कर देते। उस काल के जो समुदाय के लोग थे वो भी मकानों की छतों से जो वर्षा का जल ज़मीन पर गिरता था उसको भी वो एक कुंड में इकट्ठा कर लेते थे। तो देखिए एक साइड में क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है बारिश के पानी को जो छतों पर की मकानों की छतों से पानी ज़मीन पर गिरता था उसे एकत्र कर लेना भविष्य के यूज़ के लिए, इसे हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब आगे देखते हैं चैप्टर। राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले राज्यों में, जहाँ जैसे राजस्थान है वहाँ बहुत कम बारिश होती है, तो राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले राज्यों में साल भर के लिए पेयजल यानी पीने के जल की आपूर्ति हेतु जल संरक्षण की विभिन्न प्रकार की स्थानीय प्रणालियां विकसित हुई हैं। इन प्रणालियों की बदौलत मनुष्यों और मवेशियों को वर्ष भर पीने का पानी मिलता रहता है। कई स्थानों में तो जल संरक्षण की संरचनाएं मकान के मूल ढांचे का एक हिस्सा हुआ करती हैं। यानी कई जगहों पर तो ऐसा है कि जब मकान बनवाया जाता है तो उसी टाइम कुछ स्ट्रक्चर बारिश को पानी को संरक्षण करने के लिए बना दी जाती हैं।
इमारत की मूल योजना में ही वर्षा जल संचयन की प्रणाली को शामिल करना अधिक किफ़ायती साबित होता है। जब इमारत बनवाई जाती है तो वर्षा जल संचयन की प्रणाली को तभी शामिल करना अधिक किफ़ायती साबित रहता है। इमारत बनने के बाद उन्हें स्थापित करने में अधिक खर्चा आता है, क्योंकि अलग से फिर बनवाएंगे तो और ज़्यादा खर्चा आएगा। पहले ही मकान बनवाते टाइम बनवा ले तो उसमें किफ़ायती साबित होता है। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए साइड में, छतों का संचित वर्षा जल कहाँ जमा होता है। छतों का संचित वर्षा जल एक टंकी में जाकर जमा हो जाता है। अब आगे देखते हैं चैप्टर। मकानों की छतों से संचित किया गया वर्षा जल बजरी और रेत की परत से छनकर एक टंकी में जमा होता है। वर्षा जल का संचय रिहायशी मोहल्लों, व्यावसायिक इमारतों और कर्मचारी आवास भवनों में सफलतापूर्वक किया जाता है, क्योंकि इन सबकी छतें बड़ी बड़ी होती हैं। इन छतों से बह निकलने वाला पानी नीचे की ओर जाने वाले पाइपों से एक टंकी में जमा हो जाता है। यहाँ से पानी एक पुनर्भराव रिचार्ज कुंड में जाता है। इसके बीच में एक गहरा कुआं होता है। शहरी इलाकों में बहुमंजिली इमारतें काफ़ी सामान्य हैं। उनमें भी वर्षा जल संचित करके पेयजल का एक सुरक्षित स्रोत प्राप्त किया जा सकता है। छतों से वर्षा जल विभिन्न पाइपों से एक आड़े फिल्टर से होकर गुजरती है। इससे छनकर आए पानी को एक टंकी में जमा किया जाता है, जहां से पंप करके उसे घरों तक पहुंचाया जाता है। अतिरिक्त पानी को गुरुत्वाकर्षण फिल्टर से भूमिगत जल भंडारों में भेजा जाता है। चेक डैम बनाकर कृत्रिम रूप से भू जल भंडारों को भरकर भू जल स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। चेक डैमों के पीछे जमा हुआ वर्षा जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता जाता है और चारों ओर के इलाकों में जल स्तर को ऊपर उठाता है। जल संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? जल को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम जल संरक्षण के लिए निम्न प्रकार योगदान दे सकते हैं। फर्स्ट है इसमें आपका देखिए, यह जांच करें कि हमारे घर में पानी का रिसाव ना हो, पानी टपक ना हो रहा हो कहीं से। पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत बंद कर दें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें। नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ मतलब बर्बाद न करें। खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को धोते समय नलों को खुला न छोड़ें। जल को कदापि नाली में न बहाएं, बल्कि इसे अन्य उपयोगों जैसे पौधों अथवा बगीचे को सींचने अथवा सफाई इत्यादि में लगाएं। सब्जियों तथा फलों को धोने में उपयोग किए गए जल को फूलों तथा सजावटी पौधों के गमलों को सींचने में किया जा सकता है। पानी की बोतल में अंततः बचे हुए जल को फेंक के नहीं, अपितु इसका उपयोग पौधों को सींचने में करें। अब देखिए इस बेस पर एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में आपको, पानी की बोतल में बचे हुए जल का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। पानी की बोतल में बचे हुए जल को फेंके नहीं, अपितु इसका उपयोग हम पौधों को सींचने में कर सकते हैं। अब आगे देखिए चैप्टर, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आज कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण क्या होता है? उद्योग धंधा आदि को बढ़ाने तथा नए नए कल कारखाने खोलने का कार्य औद्योगिकरण कराता है। तो इसके स्वरूप कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन इन कारखानों को लगाने से पूर्व इनके अवशिष्ट पदार्थों को नदियों, नहरों, तालाबों आदि किसी अन्य स्रोतों में बहा दिया जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतुओं और पौधों पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही जल पीने योग्य नहीं रहता और प्रदूषित हो जाता है। जब नदियों तालाबों में गंदे पानी को बहा दिया जाता है तो वो जल में रहने वाले जानवरों और पौधों के पर तो बुरा प्रभाव डालता ही है, साथ ही वो पीने लायक भी नहीं रहता, गंदा हो जाता है। जल में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों के कारण नाभिक के कण जल को दूषित कर देते हैं। गांव में लोगों के तालाबों, नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, बर्तन साफ करने आदि से भी ये जल स्रोत दूषित होते हैं। शवों को पानी में बहाने के कारण भी पानी में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और जल प्रदूषित होता है। अब देखिए इस बेस पर एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में, जल प्रदूषण के कोई दो कारण बताइए। एक कारण है आपका नहरों में नहाने से, दूसरा है आपके कपड़े धोने से, पशुओं को नहलाने से, बर्तन साफ करने से, गंदे पानी को नदियों में बहा देने से। ये जल प्रदूषण के कारण है। अब आगे देखते हैं चैप्टर, कारखानों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों के निष्पादन की समुचित व्यवस्था होने के बावजूद इन अवशिष्ट पदार्थों को निष्पादन से पूर्व दोष रहित किया जाना चाहिए। नदी या अन्य किसी जल स्रोत में अवशिष्ट बहाना या डालना गैरकानूनी घोषित कर प्रभावी कानूनी कदम उठाने चाहिए। पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग करना चाहिए। समुद्रों में किए जा रहे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगानी चाहिए। समाज और जनसाधारण में जल प्रदूषण के खतरे के प्रति चेतना उत्पन्न करनी चाहिए। जल पर्यावरण का अभिन्न अंग है। यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल का होना नितांत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है साफ जल का होना हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब देखिए इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में, जल को किसका अभिन्न अंग बताया गया है? जल को पर्यावरण का एक अभिन्न अंग बताया गया है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि हमें जल को बचाना चाहिए। जल है तो कल है। ओके, नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको
इस चैप्टर की जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया है चैप्टर नंबर 9 के शब्द अर्थ करने हैं आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और आओ करके सीखे एक्सरसाइजेस की आपको अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, ये 2 गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये 2 गद्यांश करने हैं आपको एंड ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, 8 क्वेश्चन आंसर हैं। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है, 2 पंक्तियाँ दे रखी हैं और लास्ट में है आपका टिक राइट, सही विकल्प पर सही राइट का चिन्ह लगाइए। इस सब के लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, इस PDF से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे हिंदी फर्स्ट की कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में। गद्यांश आपको बुक में ही पेंसिल से फिल करने हैं, अगर आपका आंसर नहीं आते हैं तब आप गद्यांश भी अपनी कॉपी पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप बुक पर ही फिल कीजिएगा पेंसिल से। और एक्सरसाइजेस भी बुक पर फिल करनी है, क्वेश्चन आंसर और पंक्तियों का भाव भी आपको अपनी कॉपी पर करना है। नीट एंड क्लीन राइटिंग में मात्राओं का स्पेलिंग का ध्यान रखना है। और कल सुबह 8:30 मीन 8:30 बजे से पहले आप मुझे ये वर्क सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।